आइए आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 का क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है गाउस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये सूत्र हम एनसीईआरटी में निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर निकालेंगे। और कह रहा है हमको गाउस नियम का उपयोग नहीं करना है। तब एक समान रेखीय आवेश है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, तो उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकालना है। तो देखिए, इसके लिए संकेत दे रहा है कि सीधे ही कूलाम नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन का मान निकालिए। मतलब सीधे कूलाम नियम का उपयोग करके हमें समाकलन का मान निकाल लेना है सीधे ही। तो देखिए एक एक करके एक स्टेप को हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है माना AB एक अनंत रेखीय आवेश है जिसका केंद्र O है तथा रेखीय एक समान आवेश घनत्व लैम्डा है। तो ये कोई तार है जो है AB, A और B। इसका कह रहा है कि केंद्र बिंदु कौन सा है? O। अब कह रहा है इस पर एक समान आवेश घनत्व लैम्डा है। एक समान आवेश घनत्व इसमें वितरित है और उसका मान कितना है? वो है लैम्डा। तो अब कह रहा है माना A बराबर उस बिंदु की रेखा आवेश से लंबवत दूरी है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने एक बिंदु मान लिया है, मान लीजिए बिंदु P है। तो इस O से P की दूरी A है। तो कह रहा है माना A उस बिंदु की रेखा आवेश से अभिलंबवत दूरी है। ये रेखा आवेश जो है यानी ये रेखीय आवेश है, इससे अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये कोई बिंदु P है। तो अभिलंबवत दूरी कितना है? A, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि लंबे तार लंबा भी है और पतला बहुत ज्यादा है। तो लंबे और पतले तार को छोटे छोटे मूल बहुत अधिक भागों में बांटा हुआ मानते हैं तथा बिंदुओं पर dl लंबाई के एक ऐसे ही भाग जिस पर आवेश dq है P बिंदु से r दूरी पर मानते हैं। तो ये कह रहा है कि इस रेखा में जो है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, बहुत सारे आवेश होंगे। तो बहुत सारे आवेश तो हम एक साथ नहीं समझ पाएंगे। तो एक हम छोटी सी इस रेखा में जो है अनंत लंबाई की रेखा है, सीधा तार है कह सकते हैं। तो इस पर जो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उस छोटे टुकड़े की लंबाई मान लीजिए dl है और उस पर आवेश कितना है? dq है। तो dl लंबाई पर dq आवेश मान लिया है। अब देखिए जो हमारा लैम्डा है ये रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब घनत्व अपान या आवेश अपान लंबाई इस तार की। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू dq अपान dl होता है। तो लैम्डा इक्वल टू dq अपान dl होगा। तो अगर हम dq निकालें इतने पर तो लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि लंबे तार एवं पतले को छोटे छोटे मूल बहुत अधिक भागों में बांटा हुआ मानते हैं तथा बिंदुओं पर dl लंबाई के एक ऐसे ही भाग जिस पर आवेश dq है P बिंदु से r दूरी पर मानते हैं। यहाँ P से इसकी दूरी कितना है? r है। ये देखिए माना गया r दूरी है। ये केंद्र बिंदु से यहाँ तक पूरी लंबाई l है। तो छोटे भाग को dl हो गया और यहाँ से तक मान लीजिए q आवेश वितरित है। तो इतना छोटे भाग में dq आवेश हो गया और ये P बिंदु से ये दूरी r हो गई। अब ये जो कोण है हमारे पास, ये बिंदु C माना गया। ये A, ये B, ये O, ये P और ये बिंदु C माना गया, जहां से ये r दूरी पर हमारा dq आवेश है।
तो अब इस एंगल को कहें अगर CPO या OPC एंगल कह सकते हैं, तो थीटा हमारा OPC एंगल का है या CPO एंगल है। तो अब देखिए इधर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि क्रॉस करती हुई रेखाएं जो होती हैं उनके शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब अगर ये कोण थीटा है तो पास में काश तो ये DE cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आवेश है इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा ऐसे जाएगी। तो अगर इसके हम अभिलंबवत घटक देखें तो ये DE cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक हमारा DE sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि पास में काश सामने साइन लिखना है। तो जो थीटा के पास वाली भुजा है उसको काश के टर्म में और सामने वाली भुजा को साइन के उसमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अब वही CPO एंगल इक्वल टू थीटा हो जाएगा और इसलिए लैम्डा इक्वल टू dQ/dl हो जाएगा। तो ये रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व में रेखा की लंबाई dl है और कितना आवेश है dq, तो लैम्डा इक्वल टू dQ/dl हो जाएगा। तो dq इक्वल टू लैम्डा dl हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया, जैसा हम पीछे देख चुके हैं। अब देखिए यदि dq द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र DE है तब कूलाम के नियम से। अब यहाँ पर देखिए जो हमने चित्र बनाया है ये, तो ये DE विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो यहाँ पर जो DE विद्युत क्षेत्र है तो कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, DE इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, तो dQ/r²। अब देखिए DE के समकोणिक घटक चित्र में प्रदर्शित हैं। चित्र से स्पष्ट है कि समांतर घटक अवयव DE sin थीटा परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। फिर से पढ़िए, देखिए कह रहा है DE के समकोणिक घटक चित्र में प्रदर्शित हैं। चित्र से स्पष्ट है कि समांतर घटक अवयव यानी जो लंबाई के समांतर हैं घटक अवयव DE sin थीटा परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि इस एंगल के कारण DE sin थीटा इधर को होगा और इस एंगल के कारण DE cos थीटा पास में का से जाएगा और DE sin थीटा इधर जाएगा। तो DE sin थीटा इस तार के समांतर भी हैं और परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशाएं हैं। DE sin थीटा इस थीटा की वजह से इधर को तीर है और DE sin थीटा अगर लिखें तो इस थीटा की वजह से तीर इधर है विपरीत दिशा में। तो ये विपरीत दिशा की वजह से इसको लिखना पड़ा है कि DE के समकोणिक घटक चित्र में प्रदर्शित हैं। चित्र से स्पष्ट है कि समांतर घटक अथवा अवयव यानी कंपोनेंट DE sin थीटा परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। परंतु तार की संपूर्ण लंबाई के कारण घटक DE cos थीटा एक ही दिशा में कार्य करते हैं और परिमाण स्वरूप योग करके नेट विद्युत क्षेत्र E देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए एक बिंदु हम यहाँ मान लें तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी DE और ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो DE cos थीटा, फिर ये पास में cos की वजह से DE sin cos थीटा होगा और ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा जो है तो ये DE cos थीटा हो जाएगा और इधर को देखिए DE sin थीटा हो जाएगा। तो ये DE sin थीटा
कैंसिल कर देंगे जब ये डी cos थीटा इस थीटा की वजह से भी डी cos थीटा होगा और इस थीटा की वजह से भी डी cos थीटा होगा। जो हमने बनाया वो एक ही दिशा में है, ये विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक ही दिशा में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो मतलब इसके प्रभाव से विद्युत क्षेत्र आएगा cos थीटा की वजह से, sin थीटा की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पतले तार की वजह से ये समांतर घटक जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि ये जो लंबवत अभिलंबवत घटक हैं ये cos थीटा वाले आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण मुख्य रूप से ये डी cos थीटा की वजह से होगा। तो कह रहा है इस प्रकार एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं डी sin थीटा, परंतु तार के संपूर्ण लंबाई के कारण घटक डी cos थीटा एक ही दिशा में कार्य करते हैं और परिणाम स्वरूप योग करके नेट विद्युत क्षेत्र ई देते हैं, जैसा अभी हमने बताया। तो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू, ये देखिए एक तरह से समाकलन का साइन है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। ये तार जो है अगर इसका मूल बिंदु मेन बिंदु यहाँ पर केंद्र बिंदु माने तो इधर भी अनंत लंबाई है, इधर भी अनंत लंबाई है। अगर इसको हम धनात्मक दिशा माने, इसको ऋणात्मक दिशा माने, तो इधर माइनस का अनंत हो जाएगा, इधर प्लस का अनंत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है ई इक्वल टू माइनस अनंत, यहाँ पर प्लस का अनंत और समाकलन का साइन है। तो ये हो गया डी cos थीटा डी थीटा ओ एक्स के अनुदेश। ये देखिए ओ बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसलिए ओ ये एक्स एक्सिस है तो ओ एक्स के अनुदिश कह रहा है, ये ओ एक्स के अनुदिश हो जाएगा। ई इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डी cos थीटा डी थीटा। ये डी थीटा ये हमारे सदिश की वजह से आ गया है, ओ एक्स के अनुदिश हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज COP में, अब ये समकोण त्रिभुज COP तो ये 90 डिग्री है ये वाला, तो इसमें कह रहा है क्या होगा। COP में क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू OP अपान CP, OP अपान CP। इसको उसी प्रकार से देखिए, लाल बटे कक्का, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये साइन हो जाएगा, ये कास हो जाएगा, ये वाला हमारा टैन हो जाएगा। तो कास के टर्म में आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो ये है, थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है और बड़ी सबसे भुजा वो कर्ण होती है। तो ये आधार हो गया यानी बेस, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण। तो इसलिए OP अपान CP हो जाएगा। तो OP अपान CP लिखा। अब OP जो है इसकी लंबाई A है और CP की हमारी R है। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से E बराबर 1/4πε0 और ये समाकलन का साइन माइनस अनंत से अनंत तक लैम्डा DL अपान R स्क्वायर इंटू A अपान R हो जाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है D इक्वल टू 1/4πε0 dq अपान R स्क्वायर। तो अब इसमें वही चीज लिख दी गई, यहाँ पर D हटा दिया गया है, लिखा गया है E, क्योंकि यहाँ पर E है तो E हो गया और इसका 1/4πε0 वैसे बना हुआ है। और जो यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले की वजह से E बराबर 1/4πε0 आ गया और ये E बराबर इतना है, तो इस फार्मूले की वजह से माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन तक आ गया।
और इस फार्मूले की वजह से जो यहाँ पर डी क्यू अपान आर स्क्वायर है तो इसकी जगह लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर आ गया। और इसमें जो cos थीटा डी थीटा है तो ये cos थीटा की जगह ए अपान आर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ए अपान आर आ गया। तो सारे फार्मूला का उपयोग हो करके यहाँ पर ये स्थिति बनी है आकर के। कैसे बनी है ये बात अब समझ में आपको आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो दीपू सर मैथ वाले टीचर हैं तो उनसे और क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि समाकलन अवकलन उनको हमसे बेहतर पता है, हम तो सिर्फ तरीका जानते हैं। अब देखिए ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा ए को बाहर इधर कर लिया और ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक और आर ये आर क्यूब हो गए, ऊपर डी एल बचा। तो कुल मिलाकर के जो कांस्टेंट रह रहा है उसको बाहर निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज COP में, समकोण त्रिभुज COP में, अब COP में क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू ए अपान आर। अभी हमने निकाला है आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बराबर, तो आधार ए है और कर्ण आर है, तो ये आ गया 1/r इक्वल टू cos थीटा अपान ये नीचे ए हो जाएगा। या इसको ये कह सकते हैं कि L अपान ए बराबर tan थीटा, L अपान ए बराबर tan थीटा। तो फिर देखना पड़ेगा कि लाल बटे कक्का, तो ये tan थीटा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये L है और आधार A है, इसलिए L अपान ए बराबर tan थीटा है। या L बराबर A tan थीटा, L बराबर A tan थीटा लिख दिया। अब समीकरण 7 के प्रति अवकलन करने पर, अब समीकरण 7 का अगर हम अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा dl इक्वल टू A tan थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ये अवकलन समाकलन जो भी है ये दीपू सर से पूछ लीजिएगा। इसके ऊपर भी देखिए ई वाले में डी थीटा आया था अवकलन की वजह से। तो अब जब x बराबर माइनस इनफाइनाइट है तब पाई इक्वल टू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस π/2 होगा। जब x बराबर हमारा इनफाइनाइट है, x बराबर ये देखिए वैल्यू होती होगी सेक स्क्वायर में, सेक की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट में थीटा बराबर माइनस π/2, और जब x इनफाइनाइट होगा तब थीटा बराबर π/2। ये मैथ के जो सर हैं दीपू सर, उनसे और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इनकी वैल्यू होती होगी। तो अब ये स्थिति बन गई। अब इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरणों 5, 6, 7 एवं 8 से, 5, 6, 7 एवं 8 से, तो ई बराबर लैम्डा ए अपान 4πε0। यहाँ पर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था तो माइनस π/2 से π/2 हो गया। और यहाँ पर देखिए dl बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था, तो यहाँ पर देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। इसकी जगह dl की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए 1/r इक्वल टू cos थीटा अपान ए है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्यूब है, तो ये हमारा आ गया देखिए cos क्यूब थीटा अपान ए क्यूब। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू लैम्डा ए अपान 4πa, यहाँ पर माइनस π/2 से π/2 तक अवकलन करेंगे तो ये cos थीटा अपान ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। फिर इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू लैम्डा अपान 4π/0
ए साइन थीटा पाई बाई 2 नीचे माइनस पाई बाई 2 ई इक्वल टू लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, इसका सरल रूप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन पाई बाई 2 बराबर 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1। तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा तो 2 लैम्डा में 2 और ये 4 कट जाएंगे तो 1/2 पाई लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, यानी ई इक्वल टू लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ओ एक्स के अनुदिश, यानी जो ये तार है हमारा, तार इस तरह है, उसके अभिलंबवत जो ओ बिंदु था और एक्स दिशा में एक्स, तो ओ एक्स के अनुदिश यानी तार के अभिलंबवत। तो यही हमारा अभीष्ट व्यंजक हो जाएगा। अब इसमें देखिए समाकलन अवकलन की स्थिति है, तो ये मैथ वाले गणित वाले टीचर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो इसके बारे में दीपू सर से आप और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। और अधिक ऐसा देखिए विश्वास किया जाता है, अभी और आगे खोज में और कुछ भी हो सकता है, और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? मूल इकाइयों जिनको क्वार्क कहा जाता है उसके बने होते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क म्यू द्वारा निर्दिष्ट है जिन पर +2/3 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, तथा डाउन क्वार्क जो जिसको डी द्वारा निर्दिष्ट यानी प्रदर्शित किया जाता है, जिन पर -1/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये क्वेश्चन में हमको बता रहा है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर के क्या करते हैं? सामान्य द्रव्य यानी मैटर यानी पदार्थ बनाते हैं। तो कह रहा है कि कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए गए हैं जो भिन्न असामान्य प्रकार का द्रव्य बनाते हैं। अन्य प्रकार के भी क्वार्क पाए गए हैं। तो कह रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं और संभावित क्वार्क हमको संगठन बताना। तो देखिए यहाँ पर U एवं D से 2 प्रकार के क्वार्क क्रमशः U से अप और D से डाउन को दर्शाते हैं। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया। तो अप क्वार्क पर आवेश कितना है? +2e/3e, और डाउन क्वार्क पर कितना है? -1/3 इलेक्ट्रॉन यानी 1/3e। अगर इसका परिमाण देखें तो अब चूंकि प्रोटॉन पर +e आवेश होता है तथा यह 3 क्वार्क से बना होता है। अब देखिए हमसे ये कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर +e आवेश होता है तथा यह 3 क्वार्क से बना होता है। खुद कह रहा है प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है। तो प्रोटॉन के लिए संभव क्वार्क संयोजन तो U और D कर दिया है, क्योंकि 3 क्वार्क से मिलकर के बना है। तो और इस पर कुल आवेश +e होता है। तो ऐसा गणित बैठाना है कि +e आ जाए। तो 2 इसको अगर जोड़ा जाए तो 2 2 4, 1 घटेगा तो 3 आएगा, 3/3 होगा तो +e आएगा कि नहीं आएगा? तो कुल आवेश 2/3 e + 2/3 e - 1/3e। तो 2/3 अप होता है। तो 2 बार देखिए अप के लिए U लिखा और 1 बार डाउन के लिए D लिखा। तो यही कह रहा है कुल आवेश हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसको घटाया देखिए तो E आ गया। और कुल आवेश प्रोटॉन पर E होता है +e अभी हम नीचे देख चुके हैं। अब दूसरी ओर न्यूट्रॉन अनावेशित कण है, परंतु यह भी 3 क्वार्क से बना है। अब प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन अनावेशित है, अभी हमने
क्वेश्चन में पढ़ा है, लेकिन ये भी 3 क्वार्क से बना होता है, अभी पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे जोड़ा जाए कि 0 भी आ जाए आवेश और 3 क्वार्क पूरे हो जाए। तो न्यूट्रॉन पर कुल क्वार्क 2/3 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, यानी एक अप में 2 डाउन घटाए गए। तो एक अप के लिए U लिखा गया, 2 डाउन के लिए DD लिखा गया। तो 2/3E माइनस 1/3E माइनस 1/3E से 0 आ गया, और न्यूट्रॉन पर कुल आवेश भी 0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आज की स्टडी बस यहीं तक। अगले के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।